हेलो स्टूडेंट, स्टार कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वैशाली शर्मा आज आपको मैथ्स के कॉमन टॉपिक फैक्टराइजेशन के बारे में कुछ बेसिक्स से कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, जो कि क्लास 8, 9, 10 में तीनों में इम्पॉर्टेंट है, जो कि क्लास 10th के 3rd चैप्टर पॉलिनोमियल से रिलेटेड है और 10th के आगामी आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम 30 जून को जो मैथ का बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, जब भी आपका 3rd चैप्टर क्लियर होने वाला है। सो हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। जो क्लास 10th का पेपर है उसके अंदर चैप्टर 3rd है आपका पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में आपके ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मीन्स ax² + bx + c = 0। यहाँ पे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या होती है, आपकी 2 होती है, इसलिए इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे ये a, b एंड c ये आपके कोफिशिएंट्स होते हैं। कोफिशिएंट्स मीन्स x² का कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू यहाँ पे है a। इससे मीन ये है कि x² का जो कोफिशिएंट है वो आपका a है, मतलब x² के साथ जो मल्टीप्लाई में है, मल्टीपल टर्म है, वो क्या है आपका a। ऐसे ही यहाँ पे जो x के साथ मल्टीप्लाई में है वो आपका है b। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे है आपका b एंड c होता है आपका कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ax² bx + c = क्या होता है 0। मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका आपको फैक्टराइजेशन करना होता है और क्लास 10th में फैक्टराइजेशन करना होता है। ये तो आपका क्लास 9 तक का प्रोसेस होता है। इसके आगे आपको ज़ीरोज़ फाइंड करने होते हैं। ज़ीरोज़ से मीन शून्य। ज़ीरोज़ और शून्य का नॉर्मली मीनिंग ये होता है कि आपको जैसे कोई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके अंदर आपको जो भी इक्वेशन दी जाती है उसके अंदर आपको x की वैल्यूज़ निकालनी होती है और x की वैल्यूज़ आपकी 2 आती हैं, जिनको आपको फाइंड आउट करके उनकी चेक करनी होती है कि वो इक्वेशन सही है या फिर गलत है। तो हम अब बेसिक रूल के बारे में बात कर लेते हैं जो फैक्टराइजेशन में काम आते हैं। फैक्टराइजेशन में आपका सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ओनली 1, 2, 3 टर्म्स का ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा। जैसे कि क्वेश्चन में आपको ऑलवेज आपको क्वेश्चन में ये याद रखिए स्टूडेंट, 2 साइन दिए होते हैं, या तो यहाँ पे प्लस माइनस या फिर यहाँ पे प्लस माइनस। आपके पास टोटल हुए 4 साइंस, मतलब या तो यहाँ पे प्लस देगा या फिर माइनस देगा, या तो यहाँ पे प्लस देगा या फिर माइनस देगा। और इसी प्रकार से आपके टोटल 4 टाइप्स हो जाते हैं जिसका आपको सॉल्यूशन करना होता है। तो क्वेश्चन में आपको या तो दोनों केसों में पॉजिटिव देगा, तो आपको फैक्टराइजेशन के बाद ये जो 2 साइंस होते हैं वो फैक्टराइजेशन होने की वजह से 3 साइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पॉजिटिव जब भी देगा तो आपको पॉजिटिव और पॉजिटिव यानी कि प्लस 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 के ही तीनों साइन लगाना है फैक्टराइजेशन के बाद। अब अगला केस आपका होगा नेगेटिव यानी कि माइनस माइनस। जब दोनों साइन माइनस माइनस हैं तो आपके फैक्टराइजेशन के बाद माइनस प्लस और माइनस होता है। थर्ड है जब आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, यानी कि एक प्लस और एक माइनस दे दे तो आपका साइन लगाना है फैक्टराइजेशन के बाद आपको प्लस। ये माइनस पीछे है ना इसमें, तो ये याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे पीछे के दोनों साइन माइनस माइनस के आएंगे। 4th कंडीशन होती है आपके पास आगे माइनस और पीछे प्लस। तो आगे माइनस और पीछे प्लस, सीधी सी बात है, इसमें पीछे माइनस था इसलिए आपने दोनों साइड माइनस माइनस लगा दिया।
पीछे की साइड। अब इसमें आगे माइनस है इसलिए आप आगे के दोनों साइन माइनस माइनस और पीछे का पॉजिटिव रख लेते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये आपको जो ये रूल्स हैं, ये कंडीशंस हैं, ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली आप समझ सकते हो और उससे ही अपने माइंड में रख सकते हो। इसकी हिंट देखो, ये है जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है तीनों साइन पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, प्लस 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 के ही आएंगे। दोनों नेगेटिव है यानी कि दोनों माइनस के हैं तो बीच में आप क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अगर आगे पॉजिटिव और पीछे नेगेटिव है, ये याद रखना मेन रोल नेगेटिव का है। पीछे नेगेटिव यानी कि पीछे के दोनों नेगेटिव, आगे नेगेटिव यानी कि आगे के दोनों नेगेटिव। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। अब फैक्टराइजेशन में बेसिकली करना क्या होता है, एक जो ये इक्वेशन दी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म ये दोनों को आपस में ऑलवेज हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है और बीच की टर्म को ऐड या फिर सब्स्टिट्यूट करके या फिर ऐड या फिर सब्ट्रैक्शन करके आपको बीच की टर्म हमेशा लानी होती है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, इसमें ही बेसिकली सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो ये जो आपने ये 4 रूल्स देखे हैं, इन्हीं से ही आपको पता चल जाता है कि आपको ऐड करना है या फिर माइनस करना है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस ऑलवेज हमेशा क्या होता है, प्लस। तो आपको क्या करना है, प्लस ही करना है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये जो मैंने बताया ये आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो। अगर अभी भी आपको याद नहीं है फिर भी मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देती हूँ। फैक्टराइजेशन में सबसे पहले आपको कोई भी इक्वेशन दी होगी नॉर्मली, और क्लास 10th में आपके है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 3 में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीन x की पावर 2 जहाँ पे भी दिख जाए आपको वो क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे a b c क्या है, a यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसे हिंदी में एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलते हैं, इसे x का गुणांक और इसे अचर। सिंपल मीनिंग ये है एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में लिखा हुआ है, मतलब जो उसके साथ लगा हुआ है वो क्या कहलाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा है, a लगा है तो यहाँ पे a आएगा। x के साथ क्या लगा है यहाँ पे, b, तो यहाँ पे b आएगा। और कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर राशि क्या है आपकी, c, तो वहाँ पे c आएगा। नॉर्मल रूल्स हैं, प्लस 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 ही होंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होंगे और प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होंगे। अब माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस। याद रखना है स्टूडेंट, जहाँ पे आगे माइनस है आगे के दोनों साइन माइनस के आएंगे, जहाँ पे पीछे माइनस है वहाँ पे पीछे के दोनों साइन माइनस के आएंगे। दोनों ही अगर माइनस हैं तो बीच में ऑलवेज आपका आएगा प्लस। ये नॉर्मल से बेसिक रूल्स हैं। अगर ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाते हैं तो आप सारे फैक्टराइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और ताकि आपको ये फैक्टराइजेशन का जो भी प्रोसेस है वो आपको आसानी से समझ में आ सके। एक मिनट, कुछ क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं। एक मिनट, आप ये रूल्स अगर आपको ऐसे इजीली लर्न नहीं हुए हैं तो एक और चॉइस है आपके पास कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कुछ सेकंड वेट कर लेती हूँ जब तक मैं क्वेश्चंस लूँ। आई थिंक आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं।
ताकि आपको ये इजीली समझ आ सके। तो स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, जो कि आपकी क्लास 10th का ही है, 10th की बुक का चैप्टर 3 का ही क्वेश्चन है, ताकि आपको इजीली आपकी बुक के क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 4x² माइनस 4x प्लस 1। अब आपको देखना है कि ये जो मैंने समझाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, फैक्टराइजेशन क्या है, ये सब आपको कैसे यूज़ लेना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे a क्या है आपका, मैंने आपको समझाया था कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या कहलाता है आपका a, मतलब x² का जो गुणांक होता है वो आपका a होता है। तो ये यहाँ पे a की जगह आ रहा है, तो सीधी सी बात है आपका x² का गुणांक यहाँ पे a की जगह आप क्या लिख दोगे 4। b क्या होता है आपका, जो आपका x का गुणांक होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, तो b यहाँ पे आपका 4। c क्या होता है आपका कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ x² या x लगा नहीं होता है, तो c आपका यहाँ पे है 1। अब आपको इसका नॉर्मली फैक्टराइजेशन करना है। एक तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो 8 से 9 से 10 से आप पढ़ रहे हो उससे मैं समझाऊंगी, और एक नॉर्मल तरीका है जैसे इजीली कोई स्टूडेंट मतलब फैक्टर्स करने में उसके प्रॉब्लम हो रही है कि मैम फैक्टर्स हमें समझ नहीं आते हैं, तो फैक्टर्स उससे इजीली निकल जाते हैं। तो मैं आपको दोनों बेसिक तरीके बता दूंगी। पहले आपका बेसिक बताती हूँ जो हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं अब तक। सबसे पहले आपको चेक करना है a इंटू सी, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है। a इंटू सी करने पे क्या आ रहा है आपका 4 इंटू 1 करेंगे, मतलब x² से आपको इसमें कोई मीन नहीं है, x² का आपको अभी यूज़ नहीं करना है। अभी आपको सिर्फ ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करनी है कि 4 क्या है, यहाँ पे ओनली 4 है और यहाँ पे ओनली 1 है, x² को मल्टीप्लाई नहीं करना है। 4 इंटू 1 क्या कहलाएगा आपका 4 कहलाएगा। तो मतलब आपको एक बात पता चल गई, आप साइड में रफ में लिख लो कि मल्टीप्लाई करने पे आपके आना चाहिए 4, ये मतलब मल्टीप्लाई, मतलब गुणा करने पे आपके क्या आना चाहिए 4 इंटू 1 4। और ये अब आगे की टर्म है कि माइनस 4x है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आगे माइनस और पीछे प्लस है, तो अपन साइन कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आप साइन लिखो। आगे माइनस है तो सीधी सी बात है, मैंने समझाया था जैसा कि माइनस माइनस और प्लस लिख देंगे। आगे माइनस तो आगे के दोनों माइनस और पीछे का प्लस। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपका फर्स्ट वाला टर्म 4x² ये एज इट इज उतार लेंगे, और लास्ट स्टेप आपकी है 1, वो भी एज इट इज उतार लेंगे, क्योंकि अपन को स्प्लिटिंग किसकी करनी होती है, मिडिल टर्म की, मतलब जो आपका बीच का होता है उसकी आपको स्प्लिटिंग करनी होती है, उसी के आपको फैक्टराइजेशन ढूंढने होते हैं। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी, साइन आपने लगा ली उस रूल्स के अकॉर्डिंग। अब आप देखिए इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा, मल्टीप्लाई करने पे आपका 4 आना चाहिए। अब आपको पता है कि b की जगह क्या है आपका 4 है, तो आपको अभी आगे क्या आ रहा है माइनस और माइनस। मैंने क्या बताया था, माइनस और माइनस का मतलब क्या होता है मैथ में, नॉर्मली अगर अपन सम वाली प्रॉपर्टीज़ में काम करते हैं, मतलब जोड़ने वाली प्रक्रिया में काम करते हैं, तो माइनस माइनस जुड़ता है ऑलवेज, पर साइन उसके आगे क्या आता है माइनस का आता है। इसलिए आपको यानी कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि जोड़ने पे, यानी कि जोड़ने पर, ऐड करने पर आपके क्या आना चाहिए 4, मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आना चाहिए, ऐड करने पे भी 4 आना चाहिए। ऐसी कौन सी टर्म है, सोचो किसकी टेबल ऐसी है जिसको मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आए और ऐड करने पे भी 4 आए। सबसे पहले किसी के दिमाग में नहीं आता है तो आप सीधा सा ये है कि जो बीच वाली टर्म है ये लाने के लिए आप डायरेक्ट a इंटू सी क्या था आपका 4 इंटू 1, इसके फैक्टर कर लो। 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके 2 इंटू 2 हो जाएंगे। तो आपको दिख रहा है, तो 2 इंटू 2 आ गए आपके फैक्टर। अब इसे चेक करो, 2 इंटू 2 करने पे आपके क्या आ रहा है 4, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड।
2 + 2 करने पे 4 आ रहा है, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। तो दोनों काम बन गए, इसलिए आप यूज़ करोगे 2 और 2। अब आप 2 और 2 यूज़ तो करोगे, बट डायरेक्टली अब आप ये बिना साइन कोऑर्डिनेट लगाए आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको ये सिखाया है, स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले साइंस रखना है, माइनस प्लस दिया है तो माइनस माइनस प्लस, फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप डायरेक्ट अपन उतार देंगे। उसके बाद देखेंगे मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, बीच वाली टर्म ऐड करने पे आनी चाहिए या सब्ट्रैक्ट करने पे आनी चाहिए। फिर उसके बाद हम फैक्टर्स निकाल के यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब ये b के आगे आपको क्या लगा हुआ है, x, तो पहले आपने 2 और 2 पुट कर दिया, दोनों के आगे क्या लगा दिया, x, क्योंकि अपने फैक्टराइजेशन किसका किया है, मिडिल टर्म का। मिडिल टर्म मतलब बीच वाली पद का, बीच वाले पद का आपने फैक्टराइजेशन किया है, इसलिए ये x का गुणांक है तो यहाँ पे भी x आएगा और यहाँ पे भी x आएगा। अब इन दोनों स्टेपों में कुछ कॉमन लेंगे, इन दोनों स्टेपों में कुछ कॉमन लेंगे। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ से ये तात्पर्य है कि 4 और 2 में आप ऐसा कुछ देखें जो दोनों एक ही टेबल में आ जाएं। x² और x में कुछ कॉमन आ रहा हो जो आप देख लें, ऐसे ही इन दोनों स्टेपों में देख लें। अगर कुछ कॉमन नहीं भी आ रहा तो उसके लिए भी सॉल्यूशन होता है। जैसे आप सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करें। न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करने के लिए आप 4 और 2 के लिए, अब 4 और 2 किसकी टेबल में आते हैं, सीधी सी बात है 2 की टेबल में आते हैं, तो आप क्या लोगे, 2 ले लोगे। कॉमन ले लिया, 2 की टेबल में 4 भी आता है 2 भी आता है। अब उसके बाद देखेंगे हम ये वाली वेरिएबल्स देखेंगे, ये x² है, ये आपका x है। वेरिएबल्स में कॉमन लेते टाइम ये एक बात ध्यान रखनी होती है कि जो सबसे मिनिमम पावर है वो कॉमन ली जाती है। तो हम मैथ्स में ये मानते हैं इसके ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं है, तो उसकी पावर क्या कहलाती है, 1 कहलाती है। तो 2, इसके पास 2x हैं और इसके पास कितना है, एक ही x है, तो कॉमन क्या आ गया, कम से कम चीज़ जो होती है ना वो कॉमन कहलाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका x, कि दोनों के पास भाई इसके पास 2x, इसके पास 1x, तो ये तो अपने पास एक ही x दे सकता है ना, तो यहाँ पे आप क्या लोगे, x ले लो। उसके बाद आप मिडिल ब्रैकेट लगा दोगे। अब आपने ये कॉमन ले लिया, उसके बाद 2 की टेबल में 4 कितने टाइम आता है, डिवाइड करो, 2 की टेबल में 4 2 टाइम आता है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 2। x की एक x यहाँ पे कितने हैं, 2x है, एक x निकल गया तो यहाँ पे एक x ऑलरेडी उसने कॉमन दे दिया, तो उसकी फैमिली से एक x निकल गया, तो यहाँ पे ओनली इसके पास एक x रह गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली 1x। अब यहाँ पे जो साइन है माइनस, वो एज इट इज़ लगा दोगे आप। उसके बाद अब 2 की टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 1, तो आप 1 नहीं लिख सकते यहाँ पे, 1 मैथ में नहीं लिखा जाता है नॉर्मली, वैसे तो नॉर्मल लिखा जाता है, बट जब आप वेरिएबल्स की बात करते हो, x के साथ, a के साथ, b के साथ, c के साथ, y के साथ, तो हम कभी भी 1 को काउंट नहीं करते हैं। मतलब नॉर्मली अगर आपको कहीं भी x लिखा दिख रहा है, y लिखा दिख रहा है, z लिखा दिख रहा है, तो ये सिंपली रिप्रेजेंट करता है कि ये 1x है, ये 1 है और ये 1 है, और पावर भी 1 कभी भी शो नहीं की जाती है, मतलब पावर का मतलब घात भी। जैसे x की पावर 1 है तो ये शो नहीं करेंगे, नॉर्मली सबको पता होना चाहिए कि ये x की पावर 1 है, ये y की पावर 1 है और ये z की पावर 1। अब 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है, इसलिए आप 1 को स्किप कर दोगे, मतलब छोड़ दोगे। एक x था इसके पास और एक x ही इसके पास है, उसने दे दिया अपना x, तो उसके पास कुछ नहीं बचा। जब पूरा ही कोई टर्म निकल जाता है तो उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 1 इसलिए नहीं लिखा, x पूरा निकल गया, एक ही x था ना, वो एक x यहाँ पे दे दिया उसने कॉमन में, तो वो पूरा निकल गया। जब कोई टर्म पूरी ही स्प्लिट हो जाती है तो उसकी जगह क्या लिख देते हो आप, 1 लिख देते हो। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो वो हम ऐसे एज इट इज़ लगा देंगे, माइनस का साइन। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जैसा कि न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करनी है, 2 और 1 में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, मतलब कोई भी टेबल ऐसी नहीं है, ओनली 1 के अलावा, 1 की टेबल को अभी काउंट नहीं करेंगे हम, कोई भी टेबल ऐसी नहीं है जिसमें 2 और 1 एक साथ आ जाए, 1 की टेबल को स्किप करके, क्योंकि 1 को नहीं माना जाता। उसके बाद इसके पास तो x है, इसके पास कितने x है, ओनली 1x, बट इसके पास x नहीं है। जब दोनों टर्म ऐसी हों स्टूडेंट कि दोनों ही टर्म में हमारे पास कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं आती है, तो कुछ भी का मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन सीधा सा होता है कि 1 लिख दीजिए। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉमन 1 आएगा। तो यहाँ पे उसके बाद आप मिडिल ब्रैकेट लगा दोगे,
जब कुछ कॉमन नहीं आए तो वो एज इट इज़ उतारोगे, 2x एज इट इज़ उतार दिया। उसके बाद आपको स्टूडेंट एक रूल्स हमेशा माइंड में रखना है कि अगर आप बाहर माइनस लगा रहे हो तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब आने वाला है प्लस, बट आपको यहाँ पे प्लस लिखना नहीं है, यहाँ पे आपको क्या करना है, उस साइन का अपोजिट करना है। तो प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस का सीधा सा अपोजिट साइन होता है माइनस, तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। अब उसके बाद 1 और 1 सेंस नहीं है कोई भी, तो यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, 1 लिख दिया। मतलब ये स्टेप एज इट इज आएगी, बस बाहर माइनस की वजह से अंदर का साइन आपने चेंज करके लिख दिया। अब देखो ये वाली स्टेप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वाली स्टेप में ये पूरी स्टेप और ये पूरी स्टेप दोनों में कॉमन आ रही है। अब आपने मैथ में सीखा है कि जो चीज़ कॉमन आती है उसको हम अलग से निकाल लेते हैं, तो हम अलग से निकाल लेंगे। ये 2x माइनस 1 एज इट इज़, और ये 2, अब एक बार तो कॉमन ब्रैकेट मतलब जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आया है इनके अंदर, और एक बार बाहर की स्टेप 2x लिख दिया। उसके बाद ये क्या है, माइनस का साइन, उसके बाद क्या है 1, ये एज इट इज़। तो इसके दोनों फैक्टराइजेशन के बाद आंसर आपके ये आ गए। अब आपके 10th क्लास में ये नॉर्मली आप 8th और 9th क्लास तक सोल्व करते आए हो। 10th में इसके आगे का थोड़ा प्रोसेस हो जाता है, तो वो भी मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। इसके आगे आपको ज़ीरोस फाइंड करने होते हैं, मतलब शून्यक फाइंड करने होते हैं, शून्यक चेक करने होते हैं। शून्यक का सीधा सा मीन है कि जो भी आपके फैक्टराइजेशन आए हैं, फैक्टराइजेशन के बाद जो 2 फैक्टर आए हैं उनके इक्वल में आप 0 लगा दो। जीरोस का सीधा सा मतलब उनके इक्वल में क्या लगा दो, 0। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट लेते हैं आप, 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या लगा दोगे, 0। तो आपको पता है एक चीज़ आप नोट कीजिए, जब भी प्लस का साइन इक्वल के अपोजिट साइड जाता है तो आप हमेशा लगाओगे प्लस की जगह माइनस। जब भी माइनस का साइन इक्वल के अपोजिट साइड जाता है तो आप लगाओगे प्लस। डिवाइड, मल्टीप्लाई का साइन इक्वल के उस साइड जाता है तो आप करोगे डिवाइड, और डिवाइड का साइन इक्वल के उस साइड जाता है तो आप करोगे मल्टीप्लाई। ये साइन याद कर लेना, सीधी सी बात है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले आपको x की टर्म एकदम छेड़नी नहीं है, तो ये एज इट इज़ लिखनी। अब -1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। तो प्लस का साइन कभी भी अगर अकेला कोई भी न्यूमेरिकल लिखा है तो उसके आगे प्लस का साइन शो नहीं करते हैं। वैसे आप शो कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अकेला अगर कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी नंबर है तो उसे आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो। 2x इक्वल टू यहाँ पे हो गया 1, प्लस क्यों कर दिया माइनस की जगह, क्योंकि वो इक्वल के उस साइड गया है। अब x की वैल्यू, अब ये क्या है 2x, 2x का मतलब क्या होता है, 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू 2 गुणा x, मतलब ये दोनों स्टेप क्या है आपस में मल्टीप्लाई में है। तो ये मल्टीप्लाई में है, तो मैंने क्या बताया था आपको, मल्टीप्लाई का क्या हो जाता है डिवाइड। तो आपका ये मल्टीप्लाई में था तो 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो डिवाइड में जाएगा तो उसके अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो ये तो आपका आ गया एक जीरोस, ये आप कर रहे हैं जीरोस फाइंड, मतलब शून्य। अब बारी आती है सेकंड वाले की, तो ये तो मतलब एक कोइंसिडेंस हो गया कि इसके अंदर दोनों फैक्टर सेम ही है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये एज इट इज कॉपी करके लिख दोगे आप। बट ऐसा प्रॉबेबली बहुत कम केसों में होता है। नॉर्मली आप फैक्टराइजेशन करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, तो आपके ये जो दो आपके जो फैक्टर्स आते हैं वो हमेशा नॉर्मली अलग अलग ही आते हैं। ये बाई चांस केस में होता है कि एक जैसे आ जाते हैं तो ईजिली हो जाता है। तो एक बार अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ ये प्रोसेस। 2x ये फर्स्ट वाला लिया है आपने, ये क्या लिया है फर्स्ट वाला। अब अपन सेकंड वाले के लिए कर रहे हैं, कोई ये ना सोचे कि मैडम दो बार क्यों कर रही हैं। ये तो फर्स्ट वाले के लिए और ये सेकंड वाले के लिए। अब आप सेकंड वाले के लिए लेंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया, x की टर्म एज इट इज़ रखनी है, छेड़ना नहीं है। तो 2x एज इट इज़, उसके बाद -1 उस साइड जाएगा तो +1। अब x इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो सीधा सा है कि 1 के अपॉन में ही जाएगा। तो ये आपके 2 जीरोज़ आ गए। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर सकें।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम सेम एक्सरसाइज 3.1 का। क्वेश्चन नंबर 2, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आप 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसा कि नॉर्मली क्वेश्चनों में आता है। ये आपका क्या होगा a, ये आपका होगा b और ये आपका होगा c। x² का कॉफिशिएंट मतलब x² का गुणा। तो a इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 6, b इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं का सेंस मैंने क्या बताया आपको स्टूडेंट, 1 होता है हमेशा। तो जब भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर रहे हो अकेले सिंगल में, मतलब अकेले रख रहे हो, तो आपको लिखना पड़ेगा। अब आपने 1 तो लिख दिया, बट इसके आगे अगर साइन माइनस का है तो आपको यहाँ पे साइन माइनस का ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जल्दीबाजी में आप इतनी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स ना करें। ऐसे ही यहाँ पे c की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको -2। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, a इंटू सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मैंने क्या बोला था कि x² की वैल्यू x² नहीं लेना है, उसका ओनली मल्टीपल लेना है, मतलब उसका ओनली गुणक लेना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 6 मतलब 6, यहाँ पे कितना दिख रहा है 2, 6 इंटू 2 कितना होता है 12। ये साइड में रफ वर्क कर सकते हो आप, ये तो आप लिख देना, कोई मिस्टेक नहीं है। बाकी रफ वर्क आप पीछे कर सकते हो बोर्ड की कॉपी में एग्जाम में। तो a इंटू सी करने पे कितना मिल रहा है आपको 6 इंटू 2 मिल रहा है। माइनस प्लस नहीं लेना है, इसमें साइन का कुछ काम नहीं है, अभी न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करना है। 6 इंटू 2 होता है 12, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे, गुणा करने पे क्या मिलना चाहिए आपको 12 मिलना चाहिए। और ये बीच की टर्म क्या है आपकी ओनली 1 है, तो यानी कि आपको एक ऐसा नंबर लाना है, या तो जोड़ने पे बनाए या फिर घटाने पे बनाए। अब जोड़ने और घटाने यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट की कैसे पता करें, तो सिंपल सा रूल जैसे मैंने बताया था, अगर दोनों माइनस के हैं तो सबसे पहले साइन पुट करो, माइनस प्लस माइनस। फिर उसके बाद क्या बताया था मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, फर्स्ट स्टेप एज इट इज, लास्ट स्टेप एज इट इज, क्योंकि इनका फैक्टराइजेशन नहीं करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट होती है, यानी कि बीच की टर्म स्प्लिट होती है। अब आपको आसानी से दिख जाएगा कि आपको जोड़ना है या फिर घटाना है। अब देखो क्या दिख रहा है आपको माइनस प्लस, यानी कि क्या होता है सिर्फ आगे के दोनों साइन मेजर करने हैं। माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, इसलिए आपको क्या मिलना चाहिए घटाने पे, यानी कि माइनस करने पे। माइनस करने पे आपको मिलना चाहिए 1, माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए आपको 1। अब ऐसा नंबर सोचो जो मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और घटाने पे क्या आए 1 आए। तो सीधी सी बात है, इतना ज़्यादा किसी भी स्टूडेंट के प्रेशर नहीं लेना है माइंड पे। अगर किसी को समझ में नहीं आता है इजीली, तो आप क्या करा करो 12 के फैक्टराइजेशन कर दो, मतलब सीधी फैक्टराइजेशन भी नहीं आते, छोटे छोटे पार्टों में कन्वर्ट कर दो। एलसीएम तो लेना आता है ना सबको नॉर्मली, तो 2 की टेबल से 12 कितने टाइम जाता है 6 टाइम, 2 की टेबल से 6 कितने टाइम जाता है 3 टाइम, अब 3 से ही जाएगा। तो इसके पार्ट कितने हो गए 12 के पार्ट कितने हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, बट आपको चाहिए ओनली 2 पार्ट। अब ऐसे पार्ट देखो जिनको गुणा करने पे क्या है 12, तो सीधी सी बात है ये अपने 12 के मतलब 12 के गुणनखंड किए हैं तो 12 ही मिल रहा है इनसे, बट आपको घटाने पे 1 मिलना चाहिए। अब यहाँ पे 3 नंबर हो गए, तो अब घटाने पे 1 लाने के लिए क्या किया जाए, ये 2 इंटू 2 दिख रहा है आपको 4 होता है, और इंटू में आप 3 को एज इट इज उतार दो, तो 4 और 3 गुणा करने पे कितना आ रहा है 12 और घटाने पे कितना आ रहा है आपका 1। मतलब आपके फैक्टर्स तो ऐसे कितने भी आ जाएं 10-20 तो वैसे नॉर्मली आते नहीं, आगे की क्लासों में आते हैं। फैक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 या 7 से ज़्यादा नहीं आएंगे, 5 और 7 आएंगे। अब जितने भी फैक्टर्स बनते हैं
अपन को फैक्टर्स से मतलब नहीं है कितने बन रहे हैं, अपन को सिर्फ फैक्टर से ऐसा नंबर निकालना होता है जिससे आपको बीच का नंबर मिल जाए। और जोड़ना या घटाना है वो आपको क्वेश्चन के साइंस पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन के साइंस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। और उन फैक्टर्स को सबों को आप मल्टीप्लाई करके दो फैक्टर्स में अरेंज करते हैं। जैसे कि 4 और 3 का माइनस करने पे आपके क्या आ रहा है 1, तो आपने ले लिया एक तो 4 ले लिया। सबसे पहले याद रखें 4 और 3 लिया है तो 4 बड़ा है इसलिए आप 4 पहले लिखोगे, 3 छोटा है इसलिए आप 3 बाद में लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे x लग रहा है, अपन ने स्प्लिट किसको किया है, मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म किसकी होती है, x की, तो x लगाना ना भूलें। यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे आ गया x। अब तो सिंपल सा है, सबसे ज़्यादा मेन वर्क फर्स्ट लाइन में ही होता है। सबसे पहले साइंस करो, उसके बाद फर्स्ट और लास्ट टर्म उतारो, उसके बाद मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो और आसानी से आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे। फैक्टर्स मिलने के बाद आपको कॉमन लेना है, जो कि आप 8th क्लास से करते आए हो, आसानी से कर ही लोगे। फैक्टर्स लो, 6 और 4 किसकी टेबल में आते हैं, सब बच्चों के माइंड में आएगा, 2 की टेबल तो सबको ही आती होगी, तो 2 की टेबल में आता है। तो यहाँ पे ले लिया आपने 2। उसके बाद इसके पास तो 2x हैं और इसके पास सिंगल x है, तो आप मैंने क्या बताया, x जिसके पास कम है उतना ही लेंगे। भाई उसकी फैमिली के पास एक ही x है, उसकी फैमिली के पास 2x है, तो आप ऐसा थोड़ा ना है कि उसके पास एक ही है तो वो 2 दे देगा आपको, एक ही देगा वो, तो भाई उसके पास एक है तो आप एक ही x लोगे। तो यहाँ पे आपने ले लिया सिंगल x। अब देखो यहाँ पे 2 की टेबल में 6 डिवाइड करना है, 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, तो ये आपने डिवाइड कर दिया, 3 लिख दिया। 2x थे इसके पास, एक x निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1x। माइनस साइन है तो माइनस लगा दो। 2 की टेबल में 4 कितने टाइम आता है, 2 टाइम, यहाँ पे ले लिया 2। अब इसके पास तो एक ही x था, उसने भी दे दिया, तो अब वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो देगा ही नहीं, उसके पास एक ही था, वो दे चुका ऑलरेडी, डोनेट कर दिया उसने अपना। अब उसके बाद आप इस वाले में देखोगे, अब सबसे पहले मैंने बोला न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करो, तो 3 और 2 किसकी टेबल में आते हैं, 3 और 2, सोचिए 3 और 2 तो किसी की टेबल में नहीं आते 1 की टेबल के अलावा। तो आप जब मैंने बताया कि आप कुछ कॉमन नहीं आता तो फिर आप वेरिएबल्स देखते हो, तो यहाँ पे क्या है आपका x है और इसके पास x ही नहीं है, तो सीधी सी बात है x भी दोनों के पास नहीं है और कोई टेबल कॉमन भी नहीं है। और जब ऐसा केस होता है तो आप क्या लगा देते हो, एक। सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन क्या होती है, हमेशा एक लगा दो, कुछ समझ नहीं आए तो एक लगाना ही होता है इसके अंदर। अब यहाँ पे 1, अब जो नंबर है वो एज इट इज उतार दो। जब आप 1 लिखते हो तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस साइन के बारे में ध्यान रखा करो। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है तो आपका जो साइन चल रहा है, जो चलता आ रहा है, वही एज इट इज उतार दो। अगर साइन आपका यहाँ पे माइनस होता है, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे साइन क्या था, माइनस था, इसलिए हमने अंदर का साइन चेंज करा था। अभी आपका ये साइन प्लस का, इसलिए हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये माइनस उतार देंगे हम और ये 2 भी एज इट इज उतार देंगे, इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। अब आपका वही, अब दोनों स्टेप कॉमन आ गई। स्टूडेंट अगर आपकी ये दोनों स्टेप कॉमन आती हैं तो आप यहाँ तक चेक करने का प्रोसेस है इसमें। अगर आपकी ये दोनों स्टेप कॉमन आ जाती है तो सीधी सी बात है कि जितना क्वेश्चन आपने अब तक अटेम्प्ट किया है, कंडीशन ये है कि प्लस माइनस का साइन भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो एकदम आपका करेक्ट जा रहा है। अगर आपका एक साइन या फिर कोई नंबर भी चेंज हो रहा है तो आपको पहचान जाना चाहिए कि मैंने जो क्वेश्चन करा है वो गलत है, इसलिए ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आना कंपलसरी होता है फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम में। अब देखो जो कॉमन ब्रैकेट है उसे लिख देते हैं, 3x माइनस 2, ये ब्रैकेट लिख दिया कॉमन ब्रैकेट। उसके बाद एक बार तो कॉमन ब्रैकेट लिख दिया, अब उसके बाद बाहर के नंबर, ये यहाँ पे क्या है 2x, यहाँ पे किसका साइन है प्लस का, और इसके आगे क्या है 1, इक्वल टू क्या कर देंगे आप 0। अब ये आपका आंसर हो चुका एक तरीके से 8th 9th के प्रोसेस से। अब आपको वही फाइंड करना है जीरोस, तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, जीरोस मतलब शून्य। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट उसके बाद सेकंड ब्रैकेट, अगर कोई भूल जाए तो स्टूडेंट। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, सबसे पहले मैंने बताया x की टर्म एज इट इज़ लिखनी है, उसे छेड़ना नहीं है। माइनस 2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, x इक्वल टू, अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाएगा तो किस में जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3। ऐसे ही सेकंड स्टेप, अब इसके अंदर अलग आ गया ना फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स अलग अलग आ गए, तो सेकंड फैक्टर 2x + 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले x की टर्म एज इट इज़, 2x एज इट इज़, 1 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा -1,
x इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो नीचे चला जाएगा, -1/2, ये आपका आंसर आ गया। ये आपके दोनों जीरोज हो गए। आई होप स्टूडेंट आज की फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम आपको बेसिक सहित इजीली समझ में आ गई होगी। अब हम आगे की जो वीडियो डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की, वो हम आने वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कल से स्टार्ट करेंगे। तो आपको अगर मेरा ये जो भी फैक्टराइजेशन प्रोसेस है समझ में आया हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।